बोलो ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂತವನ್ನ ಮಧುಸೂದನ್ ರವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की. बजरंग बली की. बजरंग बली की. बजरंग बली की. बजरंग बली की. दक्षिण काशी ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटक विधानसभा के चुनाव प्रचार का अब ये आखिरी पड़ाव है. मेरा सौभाग्य है कि ये सभा मां चामुंडेश्वरी देवी, श्री ननजुंडेश्वरा जी ऐसी दिव्य के सानिध्य में हो रही है. मलई महादेव जी को मेरा नमस्कार. मैं श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान और श्री सुत्तूरू मठ, श्री देवनूरू गुरु मल्लेश्वरा दासोहा मठ को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. मैं मां कपिला को भी आज प्रणाम करता हूं. बंधुगळे, दक्षिण काशी ನಂಜನಗೂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಡೆಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುತ್ತೂರು ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. बंधु भगिनियरे, कर्नाटका के लोगों के लिए ये चुनाव इतिहास बनाने, नया इतिहास रचने का चुनाव है. ये चुनाव कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए है. और मुझे इस बात की खुशी है कि इस महायज्ञ के लिए कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर ही भरोसा किया है. आज मैसूरू समेत कर्नाटका का कोना कोना
एक ही बात कह रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ಆಗೋದಿದೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ, ದೇಶದ ಜನತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. सहोदर सहोदरियरे, डबल इंजन सरकार डबल सेवा भाव से, डबल शक्ति से, डबल स्पीड से काम करती है. और बीते कुछ वर्षों में ये साबित हुआ है, जब देश का विकास तेजी से होता है तब कर्नाटका का विकास भी उससे भी ज्यादा तेजी से होता है. पिछले 9 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर आज भारत की व्यवस्था टॉप 5 आर्थिक ताकत बना है. इस दौरान हर साल भारत ने विदेशी इन्वेस्टमेंट के नए रिकॉर्ड बनाए, एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाए. लेकिन जब तक कर्नाटका में कांग्रेस की, जेडीएस की सरकार थी, तब तक इसका पूरा लाभ कर्नाटका को नहीं मिला. जैसे ही यहां डबल इंजन की सरकार बनी तो सालाना विदेशी इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गया. आज कर्नाटका देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है. आप बताइए, मुझे आपका जवाब चाहिए. इस काम से आपको गर्व होता है? गर्व होता है? गर्व होता है? भारत दुनिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 बना तो बड़ी बड़ी मोबाइल फोन फैक्ट्रियां कर्नाटका आई. दुनिया के बड़े बड़े मोबाइल ब्रांड कर्नाटका आ रहे हैं. बताइए, ये देख करके कौन कन्नडिगा होगा जिसको गर्व नहीं होता होगा? आपको गर्व होता है, हर कन्नडिगा को गर्व होता है. लेकिन
कांग्रेस और जेडीएस को गर्व नहीं होता है। ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಿಂದ ವೇಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಕಾಸದ ಗತಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾದಂತ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಗರ್ವ, ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಗರ್ವ ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. बंधु भगिनीरे, आज भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है. जब भारत में डिफेंस सेक्टर मजबूत होना शुरू होता है तो कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगी. जब भारत दुनिया में स्टार्टअप का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बना तो कर्नाटका स्टार्टअप की कैपिटल बना. कुछ 100 स्टार्टअप से लगभग 1 लाख स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनाने में कर्नाटका की बहुत बड़ी भूमिका है. भारत में रेलवे का काम कई गुना तेज हुआ तो कर्नाटका में भी रेलवे के विकास के लिए खर्च कई गुना बढ़ा गया. 2014 से पहले के 10 साल में कर्नाटका में औसतन प्रतिवर्ष सिर्फ 7 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, जबकि बीजेपी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में पिछले 9 साल में हर साल करीब 1600 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है. भारत में हाईवे का बजट और स्पीड बढ़ा है तो इसका लाभ कर्नाटका को मिला है. आज बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की प्रशंसा हर तरफ हो रही है. जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तभी तो इंडस्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट आता है, रोजगार बनते हैं. इसलिए ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಭಾರತದ
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಗಾತಾರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಜಬೂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಷ್ಯಾದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 1,00,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ರೈಲು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಲಿನ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2014ಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಯಾಕೆ, ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂಡವಾಳ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. मुझे उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। लोग कहते हैं ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगी। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं हिंदी में बोलूं, चलेगा? देखिए, ये कन्नडिगा का प्यार, ये हमारे यहां भाषा हमारे लिए रुकावट नहीं बन रही है। ये प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं भाइयों। मैं भी गुजराती भाषा जानता हूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं। मेरी हिंदी में भी गलतियां होती है, उसके बाद भी आप इतना प्यार करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। स्नेहितरे, आजकल कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां बांट रही है, लेकिन वो इस बात का कभी जवाब नहीं देती कि 50 साल पहले जो उसने गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की सबसे बड़ी गारंटी, उनके सबसे बड़ा नेता ने दी हुई गारंटी, इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बन गई है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा काम झूठ का बंडल होता है। इसलिए कांग्रेस भारत से गरीबी खत्म नहीं कर पाई। बंधु भगिनीरे, आजकल
हर भारतीय हैरान है कि देश में इतनी शानदार वंदे भारत ट्रेन कैसे चलने लगी है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कैसे हो रहा है। आजकल हर भारतीय हैरान है कि देश में नए नए एयरपोर्ट कैसे बन रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि देश के कोने कोने में शानदार एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। लोगों को लग रहा है मोदी पैसे लाता कहां से है। लगता है ना, लगता है ना। बंधु भगिनी रे, ये वो पैसा है जो आपकी मालिकी का है, आपका पैसा है, जिसे कांग्रेसी सरकारों में लूट लिया जाता था और मोदी उन पैसों को आपके लिए काम में लगाता है। आपको मालूम है 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में 100 पैसे के काम में कांग्रेस सरकारों के समय 85 पैसा 85 पैसा कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। सिर्फ 15% कांग्रेसी बजट से ना देश का विकास हो सकता है और ना ही कर्नाटका का। आपको लगता होगा ये मोदी 85% कहां से लाया। ये मेरा नहीं है, ये मोदी नहीं कह रहा है। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, वो खुद पब्लिक मीटिंग में बोलते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब सरकार में थे और पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार थी, तब 85% कमीशन ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते थे। सहोदर सहोदरियों रे, मैसूरू रेशमे, मैसूरू मल्लिगे जैस्मिन और नंजनगुडू बालेहन्नू, ये तो विश्व प्रसिद्ध है। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों में यहां सिंचाई परियोजनाओं पूरी होना संभव ही नहीं था। 85% कमीशन देने के बाद पैसा बचता है क्या? येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार यहां अनेक सिंचाई परियोजनाएं लाई है। अब इन सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। रेशमे किसानों की भी बीजेपी सरकार ने हजारों रुपए की मदद की है। स्नेहितरे, आज आपके बीच मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। जो भी भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ा है, जो हमारे सामर्थ्य से जुड़ा, उससे कांग्रेस नफरत करती रहती है। योग और आयुर्वेद सदियों से भारत की ताकत रहा है। मैसूरू तो इसके लिए बहुत मशहूर है।
लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हम योग से भी अपना दावा खोने लगे थे। विदेशी लोग थोड़ा बहुत यहां वहां करके योग को भी अपना बताने लगे थे, लेकिन कांग्रेस उसके मुंह पे ताला लग गया था। आपने अपने एक वोट से, आप मुझे बताइए भाइयों, आज पूरी दुनिया में योग की चर्चा है कि नहीं है? जरा जोर से बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए। पूरी दुनिया में योग की चर्चा है। आज पूरी दुनिया योग करती है। आज योग की दुनिया में पहचान बनी है। क्या कारण है? 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 आप सबका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज पूरी दुनिया योग करने लग गई है भाइयों। बंधु भगिनी, हम सब जानते हैं कि भारत मसालों के मामले में प्राचीन वैश्विक शक्ति रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हम अपनी हल्दी, उसकी तक पहचान खोने लगे थे। याद कीजिए, कोरोना के दौरान जब मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े की बात करता था, हल्दी की बात करता था, तो कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो कर्नाटका के मसाला उत्पादक किसानों का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के रवैये से अलग हमने अपने मसालों को दुनिया भर में प्रमोट किया। आज यही कारण है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान के मसालों की डिमांड बढ़ी है। हल्दी, अदरक, जिंजर, हल्दी अदरक के एक्सपोर्ट में ही पिछले 9 वर्षों में 200% तक बढ़ोतरी हुई है। बताइए, 200%। इसका सीधा लाभ मैसूरू के, कर्नाटका के किसानों को हुआ है। बंधु भगिनी, भारत का सामर्थ्य हमारी संस्कृति में है। कर्नाटका इसका एक मजबूत पिलर है। मैसूरू तो धरोहरों का जिला है। नंजनगुरु की छोटी काशी के रूप में मान्यता है। श्रीरंगपटना अपने आप में तीर्थ नगरी है। कर्नाटका का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी समृद्ध विरासत के दर्शन ना होते हो। लेकिन कांग्रेस की और इनके सहयोगी जेडीएस की सरकारों ने इस विरासत का कदम कदम पर अपमान किया। और अब तो बजरंगबली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहर को भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, उज्जैन महाकाल महालोक हो, ऐसे तीर्थों को जब हम संवारते हैं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता। बंधु भगिनी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था। लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं।
ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बंधु भगिनी रहे, कांग्रेस हर संकट में अपना स्वार्थ देखती है, अपना लाभ देखती है। आज मुझे कर्नाटका के अपने हक्की पिक्की समुदाय के भाई बहनों से मिलने का अवसर मिला। अभी मैं शिवमोगा से आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था। हमारे ये भाई बहन सूडान में संकट में फंसे हुए थे। उनके जीवन पर बहुत बड़ा संकट था। अपने इन भाई बहनों को बीजेपी सरकार सूडान से सुरक्षित वापस निकाल कर लाई है। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस ने संकट में फंसे हमारे इन ट्राइबल साथियों को लेकर भी बहुत ओछी राजनीति दिखाई। जब भारत सरकार इन्हें वहां से वापस लाने के इंतजाम में जुटी थी, तब कांग्रेस ने उनके बारे में हल्ला मचाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया था, उनका जीवन संकट में डाल दिया था। कांग्रेस सोच रही थी कि सूडान में हमारे हक्की पिक्की भाई बहनों का जीवन संकट में आए और यहां कर्नाटका चुनाव में बीजेपी सरकार पर हमला बोल दे। लेकिन कांग्रेस भूल गई, ये मोदी है। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ये मोदी किसी भी चुनौती से टक्कर लेता है। बंधु भगिनी रे, कांग्रेस की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू कानून व्यवस्था है, देश की सुरक्षा है। जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। कांग्रेस राज में आतंकी और अपराधी आश्वस्त होते हैं कि कांग्रेस का हाथ उन पर है। हमने बार बार देखा है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस आतंकियों के समर्थन में भी सरेआम उतर आती है। यही हमने केरला में भी देखा है, यही हमने यहां कर्नाटका में भी देखा है। आप देखिए, केरला में इनके सहयोगी कौन लोग हैं? आप यहां कर्नाटका में देखिए कौन इनको समर्थन दे रहा है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 10 मई को जब वोट डालें तो आपको एक बात जरूर याद रखनी है। दुनिया के अनेक देशों में हम देख रहे हैं जहां आतंक, अराजकता और अपराध को छूट मिलती है, वहां बर्बादी ही बर्बादी होती है। जीवन की सुरक्षा, माताओं बहनों का, बेटियों का सशक्तिकरण, ये सबसे जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी वहीं आता है जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है। स्नेहरिगे, जब भारत के हितों के खिलाफ काम करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की रॉयल फैमिली, शाही परिवार सबसे आगे आता रहता है। भाइयों बहनों, मैं गंभीर विषय पर आज इस धरती पर से कुछ कहना चाहता हूं।
आज दिल में बड़ी दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये देश इस प्रकार के खेल कभी माफ नहीं कर सकता है दोस्तों। मैं यहां कहे बिना रह नहीं सकता हूं। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। अब देश को इन सारी बातों का पता है। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार भारत की संप्रभुता का अपमान होता है और इस अनुचित कार्य में उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। इस कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस का शाही परिवार एक कदम और आगे बढ़ गया है, मर्यादाएं तोड़ के आगे बढ़ा है, देश की भावनाओं को कुचल करके आगे बढ़ा है। मैं जो कहने जा रहा हूं, और ये सिर्फ कर्नाटक का विषय नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे एक एक कन्नडिगा को मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। इस चुनाव में अब कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। क्या आपको मंजूर है ये बात? आपको मंजूर है? ऐसा कहने वाली कांग्रेस को सजा करोगे नहीं करोगे? भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कर्नाटका को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस में इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले लाखों कन्नड़ा स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। कांग्रेस करोड़ों कन्नडिगा की देशभक्ति का अपमान कर रही है। भाइयों बहनों, ये कन्नड़ा वो धरती है जिस धरती पर राष्ट्र कवि कुवेंपु जी ने साफ साफ कहा रहा है, साफ साफ कहा है कि कर्नाटका भारत राष्ट्र का अभिन्न अंग है। जया भारत,
जया भारत जननिया तनुजते, जया हे कर्नाटक माते। कर्नाटका हर कन्नडिगा के लिए एक मां है, मां, और इसे भारत माता की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। यही मैं हर कन्नडिगा की भावना को समझता हूं भाइयों, आपके दिल की आवाज को समझता हूं। इस भावना का अपमान कर्नाटका की संस्कृति, यहां के गौरव का अपमान है। भाइयों बहनों, कांग्रेस का इतिहास यही रहा है। कांग्रेस ने भाई को भाई से बांट दिया, कांग्रेस ने राज्यों को आपस में लड़ाया, कांग्रेस ने देश में जाति और सांप्रदायिक आग भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जब जब उन्होंने ऐसे किया है, भारत की जनता उन्हें हराने के लिए एकजुट हो गई है। इसलिए वे पॉलिटिकल ऑक्सीजन पाने के लिए किसी भी कीमत पर कर्नाटका में सत्ता में आना चाहते हैं। कर्नाटका के लोग कांग्रेस का ये पाप, ये अपराध कभी भी माफ नहीं कर सकते। क्या माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं? ये कर्नाटका का अपमान माफ कर सकते हैं? भाइयों बहनों, इसका जवाब कांग्रेस को 10 मई को मिलेगा, पूरी ताकत से मिलेगा। साथियों, ये तय है कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी, दुनिया पहले 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। लेकिन भारत नंबर 3 तभी होगा जब कर्नाटका देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर गरीब के पास पक्का घर होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर घर में नल से जल होगा। नंबर 1 कर्नाटका मतलब जहां हर कन्नडिगा के पास आधुनिक सुविधाएं होगी। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां कोई क्षेत्र विकास में पीछे नहीं रहेगा। नंबर 1 कर्नाटका यानी जहां एससी, एसटी, ओबीसी उनको पूरा हक मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। नंबर 1 कर्नाटका जिसमें हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। आपका ये प्यार मैं भूल नहीं सकता दोस्तों। ये जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार हर सेक्टर में कर्नाटका को नंबर 1 बनाने का
संकल्प लेकर चलती है। ईज ऑफ लिविंग में नंबर 1 कर्नाटका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 कर्नाटका, स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में नंबर 1 कर्नाटका, रोड, मेट्रो, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कर्नाटका, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नंबर 1 कर्नाटका, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कर्नाटका, आधुनिक सिंचाई सिस्टम में नंबर 1 कर्नाटका, हेरिटेज टूरिज्म में नंबर 1 कर्नाटका, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था में नंबर 1 कर्नाटका। ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए, ऐसे ही नंबर 1 कर्नाटका के लिए आपको बीजेपी को वोट देना है। कमल के निशान का बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इस रैली के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि रैली के बाद मैं श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर जा रहा हूं और वहां भी मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करूंगा। श्री कंठेश्वरा स्वामी मंदिर भगवान शिव के विषपान करने के प्रसंग को समर्पित है। कर्नाटका में जिस तरह कांग्रेस ने जमकर के मुझे गालियां दी है, मुझ पर विष उड़ेला है, उसे सहने की ताकत मुझे श्री कंठेश्वरा स्वामी से मिली है। भाइयों बहनों, कर्नाटका के चुनाव प्रचार के दौरान हमें आपका खूब आशीर्वाद मिला। ऐसा लग रहा था जैसे हर शहर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा था। आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी, आपका ये आशीर्वाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आज, क्योंकि इस चुनाव प्रचार का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है, इसके बाद मैं दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूं और इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे कर्नाटका के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करता हूं। लोकतंत्र के उत्सव में हम सभी की सहभागिता आवश्यक है। आज मैं रैलियों के माध्यम से प्रचार के इस अभियान को यहां विराम दे रहा हूं। अब आप लोग संभालिए और मेरी एक बात भी याद रखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव तभी पूर्णता तक पहुंचेगा जब हर मतदाता, एक मतदाता सुबह से घर से निकल के अपना वोट दे दे। मेरा हर कन्नडिगा से आग्रह है, 10 मई को कृपया करके वोट जरूर डालें। ये आपका अधिकार है, इस अधिकार को जाने मत दीजिए। आपका एक वोट देश के विकास को, कर्नाटका के विकास को नई ऊंचाई देगा।
भाइयों बहनों, ये सभा हो गई तो घर के जाके सोना नहीं है। इतना बड़ा विशाल सफल कार्यक्रम, आप हर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, पोलिंग बूथ पे जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, पोलिंग बूथ को जिताएंगे, एक एक पोलिंग बूथ को जिताएंगे, सबके सब पोलिंग बूथ को जिताएंगे, पक्का जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब लोग बताओ करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? अच्छा, ऐसा करो, अपना मोबाइल फोन निकालो, उसकी फ्लैश लाइट चालू करो, सब मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट चालू करो, अपना मोबाइल निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करो, सबका फ्लैश लाइट चलना चाहिए। अब मुझे सुनिए, अब मुझे सुनिए, भारत माता की, अब मुझे सुनिए, आपको मेरा एक काम करना है, घर घर जाकर के, हर एक परिवार में जाकर के, हर परिवार में जाके कहना है कि मोदी जी नंजनगुडू आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे, मेरा प्रणाम पहुंचाओगे। हर भर में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, मेरा नमस्कार पहुंचेगा, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा से मैं आपकी ज्यादा सेवा करूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ರೋಷಾವೇಶದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. 7 ದಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಭೆ ಇದು, ಅಂತಿಮ ಸಮಾವೇಶ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 7 ದಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಲಿ, ಈಗ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಭೆ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋದಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.
ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ದಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 18 ಸಮಾವೇಶ, 18 ಸಮಾವೇಶ, ಅನೇಕ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. 6 ರೋಡ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು ಪ್ರಧಾನಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ಮೋದಿ ಸಮಾವೇಶ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಲಿ, ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಭೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಜ್ಯದ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಾದಂತಹ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೋಷಾವೇಶದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 7 ದಿನ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಮೋದಿ. ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಲಿ, ಈಗ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸಮಾವೇಶ, 6 ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಮತಯಾಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.